चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कई पीढ़ियों के बाद माहेश्वरी खानदान में रवि और कंचन की सबसे छोटी संतान के रूप में बेटी का जन्म हुआ था। वे दोनों फूले नहीं समा रहे थे क्योंकि रवि और कंचन की बहुत इच्छा थी कि वे भी कन्यादान करें, क्योंकि पिछले कई पीढ़ियों से उनका परिवार इस सुख से वंचित था। आज दो बेटों के जन्म के लगभग 7-8 साल बाद फिर से उनके आंगन में किलकारियां गूंजी थी और वह भी बिटिया की बिटिया का नाम तानिया रखा गया। तानिया यानी जो परिवार को जोड़ कर रखे। अव्वल तो कई पीढ़ियों के बाद घर में बेटियों का आगमन हुआ था। दूसरे, तानिया की बोली एवं बिहार में इतना मिठास व अपनापन घुला हुआ था कि वह घर के सभी सदस्यों को प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। अभी सभी उसे हाथों हाथ उठाए रखते। यदि घर में कभी उसके दोनों बड़े भाई झूठ मूठ ही सही जरा सी भी उसे आग भी दिखा दें या सताएं तो फिर पूछो मत। उसके दादा दादी और खास कर उसके प्यारे पापा रणक्षेत्र में तानिया के साथ तुरंत खड़े हो जाते। दोनों भाई उसकी चोटी खींचकर उसे प्यार से चिढ़ाते कि जब से तू आई है हमें तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। जिस प्रकार एक नवजात पक्षी अपने घोंसले में निडरता से चहचहाते रहता है, उसे यह तनिक भी भय नहीं होता कि उसके कलरव को सुनकर कोई दुष्ट शिकारी पक्षी उन्हें अपना ग्रास बना लेगा। वह अपने माता पिता के सुरक्षित संसार में एक डाली से दूसरी डाली पर निश्चित होकर उड़ता और फुदकता रहता है। तानिया भी इसी तरह अपने नन्हे पंख फैलाए पूरे घर में ही नहीं, आस पड़ोस में भी तितली की तरह अपनी स्नेहिल मुस्कान बिखेरती उड़ती रहती थी। सबको सम्मान देना और हर एक जरूरतमंद की मदद करना उसका स्वभाव था। समय के पंखों पर सवार तानिया धीरे धीरे किशोरावस्था के शिखर पर पहुंच गई, लेकिन उसका स्वभाव अभी भी वैसा ही था, बिल्कुल निश्चल, सहज और सरल। किसी अनजान से भी वह इतने प्यार से मिलती कि कुछ ही क्षणों में वह उनके दिलों में उतर जाती। भोली भाली तानिया को भी किसी भी व्यक्ति से कोई बुराई नहीं दिखाई देती थी। पूरे मोहल्ले में गुड गर्ल के नाम से मशहूर सब लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे और अपनी बेटियों को भी उसी की तरह गुड गर्ल बनाना चाहते थे। हालांकि तानिया की मां कंचन जी काफी प्रगतिशील महिला थी, लेकिन थी तो वो भी अन्य माँओं की तरह एक आम माँ ही, जिनका हृदय अपने बच्चों के लिए सदा धड़कता रहता था। उन्हें पता था कि लड़कियों के लिए घर की चार दीवारी के बाहर की दुनिया घर से सुरक्षित वातावरण की दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। बड़ी हो रही तानिया के लिए वह अक्सर चिंतित हो उठती कि उसे भी इस निर्मम समाज, जिसमें स्त्री को दोयम दर्जे की नागरिकता प्राप्त है, बेईमानी और भेदभाव के मूल्यों का सामना करना पड़ेगा। एक दिन मौका निकालकर बड़ी होती तानिया को बड़े प्यार से समझाते हुए वो बोली, बेटा यह समाज लड़कियों को सिर्फ गुड गर्ल के रूप में जरूर देखना चाहता है, लेकिन अक्सर मौका मिलने पर उन्हें गुड गर्ल में सिर्फ केवल एक लड़की ही दिखाई देती है, जो अनुचित को अनुचित जानते हुए भी उसका विरोध ना करें और खुश रहने का मुखौटा ओढ़े रहें। यह समाज हम स्त्रियों को ऐसी ही अपेक्षा रखता है। तानिया बोलती है, वो इतने सारे अनरियलिस्टिक फीचर्स। अब कंचन जी फिर समझाती है, हाँ पर एक बात और, आज का समय पहले की तरह घर में बंद रहने का भी नहीं है। तुम भी घर से बाहर अनेक जगह जाना पड़ेगा, लेकिन अपने आँख कान सदैव खुले रखना। तानिया आश्चर्य से बोली, मगर क्यों बेटा? यह समाज लड़कियों को देवी की तरह पूछता तो है, पर मौका मांगने पर हाड़ मांस की तरह जीती जागती देवियों की भावनाओं और इच्छाओं अथवा अनिच्छाओं को कुचलने से तनिक भी गुरेज नहीं करता। समाज के इस निर्मम चेहरे से अनजान तानिया ने कंचन जी से पूछा, माँ लेकिन ऐसा क्यों? मैं भी तो भैया जैसी ही हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, फिर मैं अलग कैसे हुई? बेटा, पुरुष के विपरीत स्त्री को एक ही जीवन चक्र में कई जीवन जीना पड़ता है।
पहले माँ बाप के नीड़ रूपी घर में पूर्णतया लाड प्यार और सुरक्षित जीवन, और दूसरा घर के बाहर भेदती हुई हजारों नजरों वाले समाज के पावरफुल स्कैनर से गुजरने की चुभती हुई पीड़ा से रोज ही दो चार होते हुए सीता की तरह अग्नि परीक्षा देने को विवश। एक बात और, विवाह के बाद अक्सर यह स्कैनर एक नया स्वरूप धारण कर लेता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कुछ अलग ही होती है। लेकिन हम लड़कियां ही एक साथ इतने जीवन क्यों जिए? बेटा, निश्चित तौर पर यह गलत है और हमें इस पर पुरजोर विरोध जरूरी करना चाहिए। लेकिन स्त्री के प्रति यह समाज कभी भी सहज या सामान्य नहीं रहा है। या तो हमें रहस्य अथवा अविश्वास से देखा जाता है या श्रद्धा से, लेकिन प्रेम से कभी नहीं। क्योंकि हम स्त्रियों की जेंडर प्रॉपर्टीज समाज को हमेशा से भ्रांकांतर करती रहती है। सभी को अपने लिए एक शीलवती, सच्चरित्र और समर्पित पत्नी चाहिए, जो हर कीमत पर पति परायण बनी रहे। लेकिन दूसरे की पत्नी में अधिकांश लोगों की एक इंसान नहीं बल्कि एक वस्तु की दिखाई पड़ती है। लेकिन माँ, यह तो ठीक बात नहीं है। ऐसा क्यों बेटा? हम स्त्रियों के मामले में पुरुष हमेशा से इस गुमान में जीता आया है कि यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ जरा सा भी हंस बोल ले तो कुछ न होते हुए भी वह इसे उसके प्रेम और शारीरिक समर्पण की सहमति मान लेता है। तो क्या मैं किसी के साथ हंस बोल नहीं सकती? नहीं बेटा, मेरे कहने का अभिप्राय यह बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो तुम्हें सिर्फ आगाह करना चाहती हूँ कि समाज के ठेकेदारों ने हमारे चारों ओर नियम कानूनों का एक अजीब सा जाल फैला रखा है, जिसे काजल का गहरा लेप लगा हुआ है। लेकिन हमें भी अपने आप को कभी कमजोर या कमतर नहीं आंकना चाहिए, जबकि उन्हें यह एहसास कर देना चाहिए कि हम न केवल इस जाल को काट फेंकने का सामर्थ्य रखते हैं, बल्कि हमारे इर्द गिर्द फैलाए गए इसी काजल को अपने व्यक्तित्व की खूबसूरती का माध्यम बना उसे आंखों में सजा लेना जानते हैं, ताकि हम सिर उठाकर खुले आकाश में उड़ सकें और अपनी खुली आंखों से अपने सपनों को पूरा होते देख सकें। माँ, यह हुई ना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वाली बात। अपनी फूल सी बिटिया को सीने से लगाती हुई कंचन जी बोली, बेटा, मैं तुम्हें कतई डरा नहीं रही हूँ, बस समाज की सोच में तुझे परिचित करा रही थी, ताकि तुम परिस्थितियों का मुकाबला कर सको। तुम वही करना जो तुम्हारा दिल कहे। तुम्हारे मम्मी पापा सदैव तुम्हारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। समय अपनी गति से पंख लगाकर उड़ता जा रहा था और देखते ही देखते एक दिन छोटी सी तानिया विवाह योग्य हो गई। संयोग से रवि और कंचन जी को उसके लिए एक सुयोग्य वर ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक पारिवारिक शादी समारोह में दिनकर परिवार भी आया हुआ था। तानिया की निश्चल हंसी और मासूम व्यवहार पर मोहित को दिनकर उसे वहीं अपना दिल दे बैठा। शादी